तो बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो बेटा अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जो है ना, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। अभी तक अपन क्या देखते आए थे कि जैसे एक क्वांटिटी मेरे पास ए है, एक क्वांटिटी मेरे पास बी है, मतलब दो नंबर है, एक ए है और एक बी है। इनके बीच में या तो मैं सिर्फ अरिथमेटिक मीन निकालता था, तो आपको पता है वो आंसर आता था ए इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू। अगर इन दो नंबर के बीच में मुझे अरिथमेटिक मीन निकालना है तो आंसर क्या आएगा, ए इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू। लेकिन अगर इन्हीं दो नंबर के बीच में मैं अगर आपसे बात किया करता था किसके बारे में, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में, जी के बारे में, तो आप क्या करते थे, आप बोलते थे सर जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता है, इसका मतलब जी की वैल्यू आएगी सर रूट ए बी। तो अभी तक क्या करते थे, दो नंबर के बीच में या तो अरिथमेटिक मीन निकालता था या फिर सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन निकालता था। अब अगर मैं ये दोनों बातें एक साथ साइमल्टेनियसली करूं, मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास दो नंबर है, एक नंबर ए है, एक नंबर बी है। इन दो नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन तो ए है और ज्योमेट्रिक मीन जी है। तो मैं आपको जो कहानी बताने वाला हूँ वो कहानी क्या है, देखिएगा मेरे दोस्तों अच्छे से। आज का टॉपिक है एकदम शानदार टॉपिक, तो चल ही रहा था अभी पहले भी, बट अब जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो है रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड जीएम। एम मतलब अरिथमेटिक मीन और मैं इसको शॉर्ट में ए बोलूंगा, और जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन, मैं इसको शॉर्ट में जी बोलूंगा। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, हम आपसे बोल रहे हैं कि भैया हमारे पास दो पॉजिटिव क्वांटिटी है, एक ए है और एक बी है। इनके बीच में जो अरिथमेटिक मीन है वो तो ए है, और भाइयों और मेरी बहनों इनके बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन है वो जी है। तो ऐसी कंडीशन में इस ए और जी में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहला रिलेशन, तीन रिलेशन सिखाऊंगा आपको। अपनी सरकारी किताब में तो क्या है कि एक ही रिलेशन दिया है, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो अगर आपको रिलेशन मेरे सारे पता होंगे ना तो मजा आएगा क्वेश्चन करने में। तो पहला रिलेशन तो ये होता है, अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। पहला रिलेशन तो अपने भेजे में सेट कर लेना, अरिथमेटिक मीन या तो ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा आएगा या फिर उसके बराबर हो सकता है, ज्योमेट्रिक मीन से छोटा कभी भी नहीं हो सकता अरिथमेटिक मीन। मैं आपको पहले प्रूव करके भी बता दूंगा, बट आप याद रखिएगा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब हमें पता बेटा अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अभी आपको रिसेंटली करके बताया था। अरिथमेटिक मीन अगर निकालना है तो आएगा ए प्लस बी अपॉन टू, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है बेटा, ज्योमेट्रिक मीन जी आएगा आपका रूट ए बी। अब आपसे मैं क्या कह रहा हूँ कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, इसका मतलब ए हमेशा जी से बड़ा होता है। अगर ये चीज मुझे प्रूव करनी है कि ए हमेशा जी से बड़ा है, तो इसका मतलब ए माइनस जी जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आना चाहिए। मतलब अगर मैं अरिथमेटिक मीन में से ज्योमेट्रिक मीन को माइनस करूं तो मेरा आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तभी तो बोलूंगा कि ये बड़ा है। तो देखिएगा मैं सबसे पहले बेटा ये कहानी आपके सामने सेट करता हूँ, ए की वैल्यू पुट करता हूँ, ए कितना है ए प्लस बी अपॉन टू, और जी की वैल्यू पुट करता हूँ, जी कितना है बच्चों रूट ए बी। अब मुझे ये चीज प्रूव करके लानी है कि मेरा a माइनस जी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो मैं तो सिर्फ a माइनस जी कर सकता हूँ, क्योंकि वो तो मुझे कंडीशन ट्रू करनी है, उसको तो मैं लगा नहीं सकता। तो मैंने यहाँ पे देखा कि 2 जो है डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा a प्लस बी माइनस टू रूट ए बी, और अपॉन में क्या आएगा 2। आपने देखा कि ऊपर आया a प्लस बी माइनस टू रूट ए बी अपॉन 2। देखा जाए तो ऊपर एक बड़ा शानदार काम हो गया, a होता है रूट ए का स्क्वायर और b होता है रूट b का स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ रूट a का स्क्वायर प्लस रूट b का स्क्वायर, ये b लिखा है मैंने भाई, माइनस टू रूट ए बी और अपॉन में 2। ऐसा होता है बेटा, जिंदगी का मजा आ गया। ऊपर एक आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो इस आइडेंटिटी का आंसर होता है मेरे दोस्तों क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी का आंसर क्या आ जाएगा, रूट a माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में 2 चल रहा है। ये रिजल्ट आते ही मैं आपको बहुत अच्छे से सारी बात डिलीवर करने वाला हूँ। देखिए अपॉन में 2 चल रहा है, तो इसको एक काम करते हैं, ऐसे लिख देते हैं 1/2। ठीक है, लिख दिया। और जो न्यूमरेटर में है वो क्या आ रहा है, वो है रूट ए माइनस रूट बी और पूरे का होल स्क्वायर। तो ऐसा होने पे बेटा मुझे ये आंसर मिला, ये किसका आंसर मिला, ये a माइनस जी का आंसर मिला। तो एक तो चीज क्लियर हो गई कि 1/2 ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो बेटा ये तो कभी जीरो के बराबर हो ही नहीं सकती, जीरो से छोटी तो दूर की बात है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया बेटा, एक होल स्क्वायर आ गया, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर।
और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ दुनिया में किसी भी नंबर के स्क्वायर के बारे में अगर अपन बात करें ना तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। किसी भी नंबर के स्क्वायर के बारे में अगर अपन बात करें तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, वरना उसके अलावा तो सारी वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है, क्योंकि अगर ये नंबर माइनस का है, वो नंबर माइनस का है, तो भी नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आएगा। तो इसकी मिनिमम कंडीशन क्या हो सकती है कि इसकी मिनिमम कंडीशन ये हो सकती है कि जो रूट ए माइनस रूट बी का जो होल स्क्वायर है वो या तो 0 हो सकता है या फिर उससे बड़ा आएगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर किसी ऐसी क्वांटिटी को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी आंसर क्या आएगा बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब मेरा a माइनस जी का आंसर क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यही मुझे प्रूव करना था। तो मेरी कहानी ट्रू हो गई कि अरिथमेटिक मीन हमेशा क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा। पहली बात तो ये। अब आपके पास एक बहुत मजेदार रिजल्ट लेके आऊंगा। पहला तो ट्रू हो गया, जो पहला रिलेशन था, पहला रिलेशन अपने दिमाग में सेट करके रखिएगा कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब सेकंड जो रिलेशन है वो बड़ा प्यारा है, मैं एक बार आपके लिए लिख देता हूं। ये दो चीजें तो आपको बताइए, इफ ए एंड जी आर रेस्पेक्टिवली अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। ए तो अरिथमेटिक मीन है और जी ज्योमेट्रिक मीन है, वही सेम पिक्चर बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, देन अब है सबसे काम की चीज, तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूं इस तरीके के। आपके सरकारी किताब में भी कुछ क्वेश्चन है। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग ए, तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट क्या हो, ए और बी, हैविंग ए एंड बी is its roots, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास मेरे दोस्तों। डायरेक्ट पहले आपको फॉर्मूला बताऊंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपकी। कैसे आया ये भी आपको बताऊंगा। अगर हमें बोला गया है कि दो नंबर हैं, एक नंबर a है एक नंबर b है, उनके बीच में ए तो अरिथमेटिक मीन है और जी ज्योमेट्रिक मीन है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके रूट्स, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग ए एंड बी एज इट्स रूट्स। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मुझे पता है, सपोज वो रूट्स क्या है, ए और बी, मतलब ये दोनों क्या है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। मुझे नहीं पता वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, लेकिन अगर मुझसे कहा गया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है जिसके रूट है ए और बी, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होगी मेरे भाइयों, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कब काम आएगी, जब आपको ए दे रखा हो और जी दे रखा हो। अब ये आया कहां से देखिएगा, जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था तो वहां पे मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला सीखा था। याद करना आप, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। जो बच्चे ढंग से थोड़ा बहुत पढ़ के आए ना, उन्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी, और जो नहीं पढ़ के आए उन्हें आज मेरी बात समझ में आ जाएगी। अगर मुझे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट पता है, मुझे नहीं पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी, लेकिन अगर मुझे उसके रूट पता है तो मुझे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना आता है। उसके लिए एक फॉर्मूला होता था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स। ये क्वाड्रेटिक में एक्स में बना रहा हूँ इसलिए मैं एक्स ले रहा हूँ बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब आप कहेंगे सर आपके जो जीरोस है ना वो ए और बी है, जीरोस मतलब वही रूट्स, रूट्स बोले जीरोस बोलो बात एक ही है। तो हम क्या कहेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस का मतलब ए और बी दोनों को प्लस करना है, आपने कर दिया ए प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये कर दिया आपने मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई। अब आप कहेंगे सर आपका आंसर तो ये आ रहा है और आपने यहाँ पे तो ऐसा लिखा है, तो यही तो कमाल होने वाला है। हमें अभी थोड़ी देर पहले पता था अगर इन दोनों के बीच में अरिथमेटिक मीन ए है तो ए को लिखने का तरीका होता है ए प्लस बी अपॉन 2। तो यहाँ से मुझे a प्लस बी की वैल्यू पता लग गई दोस्तों, कितनी, 2a, ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a प्लस बी की वैल्यू तो कितनी पता लग गई मुझे, 2a। फिर थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए बी। तो जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता है, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, जहां पे मुझे ए बी नजर आए वहां पे मैं क्या कर सकता हूँ, वहां पे मैं जी स्क्वायर पुट कर सकता हूँ। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ए और बी की जगह हमारा अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन किस तरह से सेट करेंगे देखिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी की जगह तो क्या लिख देंगे, 2a
ये लिख दिया a प्लस बी की जगह 2a, और साथ में क्या चल रहा है, x चल रहा है, प्लस ए बी की जगह क्या लिख देंगे, जी स्क्वायर, ए बी की जगह लिख दें जी स्क्वायर, और इक्वल टू में 0, क्यों, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं। अगर पॉलिनोमियल बना रहे होते तो इक्वल टू 0 ना लिखते हैं, ये लिख दिया। आप अपना आंसर मैच कर लीजिए, आपकी क्वाड्रेटिक आ चुकी है, जन्म ले चुकी है। आया कि नहीं आया मजा? तो बेटा प्रूव करने के लिए अगर कोई कहता है तो हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या है, सरकारी किताब में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, और अगर आपको मेरी ट्रिक पता है, धड़ाधड़ होते चले जाएंगे। तो ये हो गई हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है। ये सरकारी किताब में दे नहीं रखी है, इसलिए मैंने आपको बताया, उसमें क्वेश्चन दिया है डायरेक्ट। अब देखना थर्ड प्रॉपर्टी, वो बड़ी शानदार है, वो भी इसी से मिलती जुलती है, वो सारी चीजें यहीं से आएगी। अगर कोई बोले कि भैया ये रूट ही निकाल के दिखाओ, तुम तो ये नंबर निकाल के दिखाओ ए और बी, तो आपसे कहा जा रहा है कि ये दो नंबर है ए और बी, इनके बीच में ए अरिथमेटिक मीन है और जी ज्योमेट्रिक मीन है, तो फाइंड ए एंड बी। कई बार यूँ कह देता है कि ये ए और बी ये फाइंड करके बताओ, और ये ए और बी फाइंड करके तो बताओ, लेकिन ये क्या होने चाहिए मैं आपको अभी से बता देता हूँ। ये होता है बेटा, किसी के बारे में भी बात करो, अगर हमें जो भी हमारे रूट निकालने हैं तो हम बात करते हैं वो होते हैं ए प्लस माइनस रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ये थर्ड प्रॉपर्टी है, ए प्लस माइनस रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ए निकालना है तो यहाँ पे बेटा प्लस ले लेंगे, और बी निकालना है तो यहाँ पे माइनस ले लेंगे। पहले तो ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला तो पहले बाय हार्ट तैयार कर लो कि फॉर्मूला क्या होता है। अगर कोई बोले कि भैया एक काम करो, वो रूट निकाल के बताओ, मतलब वो दोनों नंबर निकाल के बताओ, कौन, ए और बी निकाल के बताओ, अगर आपको ये दोनों पता है तो हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस माइनस रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे देखिएगा बेटा। अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया था कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूँ। आपने कहा कि हाँ सर बिल्कुल, आपने बना के दिखाई थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या हैं, ए और बी। ये वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं ए और बी। तो बेटा अगर मुझे कभी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने होते थे 10th क्लास में, तो एक फॉर्मूला काम में आता था, वहाँ पे मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला मैंने इस चैप्टर में बहुत बार लगाया, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये फॉर्मूला में लगाया करता था। तो यहाँ पे x का मतलब रूट, तो मुझे अगर पहला रूट निकालना है तो मैं यहाँ प्लस ले लूंगा, और सेकंड रूट निकालना है तो मैं यहाँ पे माइनस ले लूंगा। तो इस फॉर्मूले पे फोकस करिएगा आप, इस फॉर्मूले को फोकस करते हुए हम ये काम करने वाले हैं। अब मेरी क्वाड्रेटिक किसमें बेटा, x में, तो मैं कैसे लिखूंगा, x इक्वल टू माइनस बी। बी क्या होता है दोस्तों, बी होता है x का कोफिशिएंट। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करवाना है, जो बच्चे भूल गए हैं उन्हें याद रखना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, और c कांस्टेंट टर्म होती है, और d क्या होता है, उम्मीद करता हूँ याद होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये d होता है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, x इक्वल टू माइनस बी, ये रहा माइनस, और b कितना है, b है मेरा माइनस का 2 है, b है मेरा माइनस का 2, क्योंकि जो x का कोफिशिएंट है वो बच्चों b होता है, माइनस b प्लस माइनस रूट डी मतलब मुझे d निकाल के लाना पड़ेगा। तो d कितना है बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्यों ना मैं एक बार पहले d निकाल लेता हूँ, तो d होता है मेरा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है, b है मेरा 2a, माइनस का 2a तो होना तो प्लस ही है, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह क्या आएगा बेटा, 1 आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, और c जो है कांस्टेंट टर्म, वो क्या है बेटा, g स्क्वायर। तो d मेरा कितना है, d आया मेरा 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर, ये मेरा d आया। तो ये मेरा d आया, तो मैं d इक्वल टू क्या लिखूंगा बेटा, पहले तो दोनों में 4 कॉमन ले लूंगा, और डब्बे में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर, ये मेरा d आया। अब बेटा मुझे d नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना, मुझे तो रूट d निकालना है, तो मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा। तो रूट d इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट करेंगे 2 आ जाएगा, और बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसकी खोपड़ी पे स्क्वायर आ जाएगा, 2 रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये रूट d आ चुका है। बस इस बात पे ध्यान देना है, और अब आपको मजा आने वाला है। भाई मुझे रूट d पता लग चुका है, तो मेरे फॉर्मूले में मैं रूट d पुट करता हूँ। तो रूट d की वैल्यू कितनी आएगी, 2 रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस b प्लस माइनस रूट d
अपॉन 2a, 2a मतलब 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 का मतलब 2 ही रहेगा। x इक्वल टू माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 2a प्लस माइनस 2, रूट के अंदर है a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और अपॉन में क्या है 2। बेटा आपको देखने को मिल रहा है न्यूमरेटर में 2 कॉमन आ चुका है, तो न्यूमरेटर में मैंने 2 कॉमन ले लिया है, ये 2 कॉमन आ गया a प्लस माइनस रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और अपॉन में क्या है 2, 2 से ये 2 कैंसिल, आंसर आ गया a प्लस माइनस रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, a प्लस माइनस रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। और अभी इतनी देर से मैं आपसे यही कह रहा था कि आपका आंसर यही आएगा। तो भाइयों हमारी कहानी ट्रू हुई कि नहीं हुई? हो गई। आंसर आ गया a प्लस माइनस रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ये हो गई मेरी पिक्चर ट्रू। तो ये तो मैंने आपको वेरीफाई करके बताया बेटा सारे रिजल्ट, क्योंकि क्या है कि लास्ट टाइम बच्चों ने कहा था कि सर ना आप एक बार इनका वेरिफिकेशन बता देना कि ये कैसे आया। तो बेटा मैंने उनसे कहा था क्लास में कि हाँ कि ठीक है मैं बिल्कुल बता दूंगा, और जब भी मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको पूरा वेरीफाई करके दिखाऊंगा। तो हमें पता लग गया कि अगर मुझे कभी वो रूट निकालने हैं, मतलब वो दोनों नंबर निकालने हैं a और b, ठीक है, तो आंसर क्या होता है a प्लस माइनस रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन किस तरीके के देखना, आप खुद कहेंगे कि हाँ यहाँ ये चीज बड़ी काम आएगी। तो रिलेशन में सिखा चुका हूँ और अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिनमें एपी और जीपी दोनों का मिक्स कॉन्सेप्ट लगेगा। फिर उसके बाद सीक्वेंसेस एंड सीरीज में एक जो कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस है वो फिर मैं आपको कल की क्लास में तैयार करूँगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन है इफ am and gm of two positive numbers। क्वेश्चन है आपकी सरकारी किताब का है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 18 है, आपकी सरकारी किताब का एग्जाम्पल नंबर 18 है, पेज नंबर 191 पे। क्वेश्चन है इफ am and gm, if am and gm of two positive numbers, of two positive numbers a and b are 10 and 8 respectively, are 10 and 8 respectively। रेस्पेक्टिवली का मतलब आप समझ ही गए कि पहले अरिथमेटिक मीन के बारे में बात कर रहा है, मतलब अरिथमेटिक मीन 10 है, और फिर ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बात कर रहा है, मतलब ज्योमेट्रिक मीन आपका 8 है। तो ए की वैल्यू, कैपिटल ए की वैल्यू तो 10 हो गई और कैपिटल जी की वैल्यू भाइयों 8 हो गई। कहा जा रहा फाइंड द नंबर्स। ठीक है भैया, जो कहेंगे जो सब निकालेंगे, हम तो करने आते हैं यहाँ पर, करने के आते हैं। फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर्स निकालने। तो अभी रिसेंटली मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी बेटा कि हमें अगर ये पता हो कि दो नंबर ए और बी है, उनके बीच में अगर अरिथमेटिक मीन के बारे में बात करें तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ए इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2, ये अरिथमेटिक मीन होता है। ठीक है, ये मैंने आपको कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो 10 इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2, 2 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको पता लग गया कि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 20। ठीक है साहब, इधर आ जाइए। अब अपन बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन के बारे में, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। ठीक है, तो हम जानते हैं जी इक्वल टू क्या होता है बेटा, जी इक्वल टू रूट ए बी होता है। तो जी इक्वल टू क्या होता है बेटा, रूट ए बी। और आपको हमने यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, जी की वैल्यू मैंने भाइयों आपको कितनी दे रखी है, जी की वैल्यू मैंने 8 दे रखी है। तो ए इक्वल टू कितना आ गया, ए इक्वल टू रूट ए बी। तो अब ये रूट रूट में बात नहीं करके सीधा मैं आपको बताता हूँ कि अगर जी इक्वल टू रूट ए बी, इसका मतलब जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता है। तो हम जनरली एप्लीकेशन वही काम में लेंगे, बस ये तो आपको बताने के लिए लिखा कि जी का मतलब क्या होता है, रूट ए बी। लेकिन जैसे देखा हम उसका सीधा स्क्वायर करके ए बी लिख देंगे। हमें पता है जी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता है। यहीं से क्या तो रूट आया था, तो जी कितना है 8, 8 के स्क्वायर करेंगे 64, 64 इक्वल टू ए बी। तो हमें पता लग गया कि ए बी की वैल्यू कितनी है 64, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 20। बेटा जब दो नंबर का सम पता हो और जब दो नंबर का प्रोडक्ट पता हो, दो नंबर का सम पता है, दो नंबर का प्रोडक्ट पता है, तो हम दो नंबर का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला 10th क्लास में कई बार बताया बच्चों को कि मुझे सम पता है, मुझे प्रोडक्ट पता है दो नंबर का, तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, वो दोनों का डिफरेंस निकाल सकता है। वो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है मेरे भाइयों a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे फोकस करेगा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर आपको दो नंबर का सम पता है और उन्हीं दो नंबर का आपको प्रोडक्ट पता है तो आप उन दोनों नंबर का डिफरेंस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। आप सोल्व करके देखेंगे अपने आप a माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो मैं यहाँ लिखूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये लिखा मैंने वापस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी कितना है 20, तो भैया 20 का स्क्वायर करना माइनस 4ab, तो 4ab मतलब 4 इंटू 64। आंसर आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400। 64 को किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से 256 आएगा। 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 256 आएगा और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो 400 में से 256 जाएगा बेटा 144 आएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया 144, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 144। इसका मतलब यहाँ से पता लग गया कि a माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन लेना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर रूट कर रहे हैं। तो हमें पता लग गया कि हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो 144 है, तो a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 12। तो हमें पता लग गया कि हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू कितनी है प्लस माइनस 12। तो एक बार तो a माइनस बी को 12 लेके काम करेंगे और एक बार a माइनस बी को माइनस 12 लेके काम करेंगे। तो a माइनस बी को एक बार 12 लेके काम करते हैं तो हमारा आंसर कैसा आएगा देखिएगा। a प्लस बी तो फिक्स है, a प्लस बी कितना है दोस्तों a प्लस बी तो आपका 20 है। अब हम बात कर रहे हैं a माइनस बी को, अगर a माइनस बी को अगर मैं क्या लेता हूँ प्लस का 12 लेता हूँ तो मैंने ले लिया, तो पहले केस में क्या होने वाला है देखना। जैसे ये दो इक्वेशन मिली मुझे बढ़िया मजा आ गया कि यार ऐसी इक्वेशन तो दुनिया की सबसे सीधी इक्वेशन है, एक बार दोनों का सम एक बार दोनों का डिफरेंस। वो पहली इक्वेशन ये दूसरी इक्वेशन, नाम दे दिए पहले तो फटाफट। फिर हम क्या कहेंगे यार दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो, क्योंकि प्लस करते बी से बी की जिंदगी खराब हो रही है। और a प्लस ए कितना हो गया 2 है, 12 प्लस 20 32। तो a की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, a की वैल्यू आ गई 16। अगर a की वैल्यू 16 है यहाँ रखेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 16, मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो हमारा केस आ गया बेटा, पहले केस में तो आ गया नंबर a की वैल्यू 16 है और b की वैल्यू 4 है, पहला केस तो ये हो गया। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करके अगर हम माइनस 12 लेते हैं तो अब आप देखिएगा तो a प्लस बी पे तो कोई बेन नहीं है, वो तो फिक्स है, वो तो 20, उसका हम क्या करेंगे, वो तो आ चुका है a माइनस बी को अब की बार हमें क्या लिखना है माइनस 12 लिखना है, लिख दिया। पिक्चर तो वही रहेगी सेम, क्या करना तो दोनों इक्वेशन को प्लस ही पड़ेगा। इसका नाम 3 दे दो अब की बार, इसका नाम 4 दे दो। जैसे 3 और 4 को प्लस करेंगे b से b की जिंदगी खराब, आप कहेंगे a प्लस ए 2 है, लेकिन वहाँ 20 में से 12 माइनस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 8। अब की बार a की वैल्यू आ गई मेरे भाइयों 4। अब की बार a 4 आया तो आपका b कितना आएगा, आपका b आएगा, आप 20 में से 4 को माइनस करेंगे तो b आपका 16 आएगा। तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ नंबर इंटरचेंज हो गए। कब, जब आपने साइन चेंज कर दिया। अगर आप a माइनस बी 12 ले रहे तो a 16 आ रहा है, b 4 आ रहा है, लेकिन अगर आप a माइनस बी माइनस 12 ले रहे हैं तो ये इंटरचेंज हो गए, a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू 16 आ गई। एक क्वेश्चन तो ये था, एक दो क्वेश्चन मैं और कराता हूं इस पे, देखिएगा। तो बेटा मैं ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा जो आप लोगों को कम एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मैंने एपी जीपी पूरी कंप्लीट एक्सप्लेन कर दी है और कुछ क्वेश्चन जो इनसे जुड़े हुए थे वो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। इसी सीक्वेंस में आपका सरकारी किताब का एक क्वेश्चन है जो बड़ा सीधा है। एक क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी करवा ही चुका हूँ आपको, आपके सरकारी किताब का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। वो जो क्वेश्चन नंबर 29 है ना वो मैं प्रूव कर चुका हूँ यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था ना कि नंबर क्या होने चाहिए, a प्लस माइनस रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो इसको लिखने का एक और तरीका है ना, सरकारी किताब वाला क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका एक्सरसाइज 9.3 का, एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 29 है। उसमें बोल रहा है कि नंबर ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हमें तो पता नंबर ऐसा होता है। वो कह रहा है नंबर होना चाहिए a प्लस माइनस रूट के अंदर a प्लस जी a माइनस जी। अरे भाई इसका मतलब यही तो होता है, पागल क्यों हो रहा है तू।
बुक वाले से कह रहा हूँ पागल क्यों रहा है भाई, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर का मतलब यही तो होता है ए प्लस जी ए माइनस जी, क्यों? क्योंकि वहाँ आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार दोनों को प्लस एक बार दोनों को माइनस। ये क्वेश्चन नंबर 29 की कहानी खत्म हुई, पूरा इसी पे बेस्ड था, करना वही है जो मैंने आपको करके दिखाया था, ठीक है ना। बस यहाँ पे जाके लास्ट में ये आइडेंटिटी लगा देनी है। अब इसमें एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 32, ये देखिएगा 9.3 का क्वेश्चन नंबर 32 है, ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। कहा जा रहा है इफ am एंड gm ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 एंड 5, am और gm, शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन, am तो ये दे रखा है 8 और gm आपको दे रखा है दोस्तों 5। क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे होंगे। देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि क्वाड्रेटिक होती क्या है, ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक होती है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अगर अपने को ये पता होगा तो मजा आएगा ना, पता ही नहीं हो तो चक्कर फंस जाएगा, ये लानी पड़ेगी। तो अपन ने क्या किया कि भैया हमें तो पता है कि अगर हमारे पास a और g अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन है किसके बीच में, दो पॉजिटिव नंबर्स a और b के बीच में, तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट क्या हो a और b, वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, am कितना दे रखा है बेटा, am दे रखा है हमारे को 8, तो a की जगह क्या लिख देंगे 8, तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16x प्लस g कितना दे रखा है बेटा 5, उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। क्वेश्चन इज ओवर, बच्चों का खेल हो गया हमारे लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इक्वल टू 0, मजा आ गया ना। अभी अगर जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता ना तो बैठे रहो बहुत देर तक, 10-15 मिनट लगा देगा। ये हो गया बेटा हमारा एक और क्वेश्चन, ये है बेटा हमारी कहानी। तो इस तरीके के क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, एक से एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे करवाना चाह रहा हूँ जिनमें एपी और जीपी दोनों का कॉमन कॉन्सेप्ट आपके पास लगेगा, अप्लाई होगा। देखिए देखिएगा बेटा, क्वेश्चन है इफ ABC आर इन जीपी, इफ ABC आर इन जीपी, ये आपकी मिसलेनियस का एग्जाम्पल नंबर 22 है, मिसलेनियस का सरकारी किताब का एग्जाम्पल नंबर 22 है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इफ ABC आर इन जीपी, लिख भी रहा हूं मैं आपके लिए, इफ ABC आर इन जीपी एंड a power 1 upon x equal to b power 1 upon y equal to c power 1 upon z। ये पता है ये क्वेश्चन उन बच्चों को बड़ा आसान लगता है जिन्हें एक्सपोनेंट पावर वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आता है, और इस तरीके के क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत अच्छे से करवाया करता था 9th क्लास में कि बेटा एक्सपोनेंट पावर में अगर इस तरीके के हमारे पास क्वेश्चन है तो उनको किस तरीके से, कौन सी ट्रिक होती है, इनकी एक ट्रिक होती है सोल्व करने की। तो जिन बच्चों को वो चीज़ पता है उनको तो अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं समझाऊंगा। तो ये दे रखा है बेटा, और कहा जा रहा है प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन एपी, एक्स वाई जेड आर इन एपी। देखो कहा गया है कि ABC आर इन जीपी, ABC तो जीपी में है, ABC तो जीपी में है, और A की पावर 1 अपॉन x, B की पावर 1 अपॉन y के इक्वल है, और वो C की पावर 1 अपॉन z के इक्वल है। लेकिन क्वेश्चन कह कुछ और रहा है, प्रूव करके बताओ कि x y z AP में होने चाहिए। तो पहले तो दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि जो चीज प्रूव करनी है ना उसका मतलब क्या होता है। अगर x y z AP में होने चाहिए, इफ x y z आर इन AP, तो हमें क्या पता होता है उससे, अगर XYZ AP में है तो कैसे पता लगेगा XYZ AP में है। अरे भैया अगर 3 नंबर AP में होते हैं तो बीच वाले का डबल इन दोनों के सम के बराबर होता है, 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड, ये आना चाहिए, या फिर y इक्वल टू एक्स प्लस जेड अपॉन 2 जो इतनी देर से कर रहे हैं।
कि ये चीज अगर मुझे मिल जाए, अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं बोलूंगा कि एक्स वाई जेड किस में है, एपी में। तो जरा कोशिश करते हैं कि ये मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। पहले तो जो कहा गया उससे आप क्या समझते हैं, ए बी सी आर इन जीपी। ए बी सी अगर जीपी में है तो इसका मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है, क्योंकि जब 3 नंबर जीपी में होते हैं तो बीच वाले का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। एक चीज मुझे ये पता है। फिर मुझे दे रखा है कि ए की पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू बी की पावर 1 अपॉन वाई इक्वल टू सी रेस टू द पावर 1 अपॉन जेड। ये तीनों बराबर है। बेटा जब भी कोई सी भी 3 क्वांटिटी इक्वल हो ना, मैं आपको हर बार बताऊंगा और आज आप लोगों को समझा रहा हूँ, क्लासरूम में कई बार बोलता भी हूँ। इक्वल टू में आप कोई भी एक अननोन क्वांटिटी मान लीजिए। मेरा फेवरेट लेटर है के, क्योंकि मेरा नाम इसी से चालू होता है, तो मेरा सबसे फेवरेट लेटर है बेटा के। ये सबसे बढ़िया लेटर है हमारी इंग्लिश में। जो सबसे अच्छा लेटर जो माना गया है वो सिर्फ के है। तो बेटा यहाँ पर मैं लिख दिया इक्वल टू के, और ये लेट मैंने मान लिया कि ये सब किसके इक्वल है, ए की पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू बी की पावर इक्वल टू सी की पावर, जो भी दे रखा है वो मैंने किसके इक्वल मान लिया, के इक्वल मान लिया। तो यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ बेटा। क्या मुझे पता लग गया कि ए की पावर 1 अपॉन एक्स किसके इक्वल है, मेरा के इक्वल है। तो आपको एक जरा सा मैं एक डेमो देता हूँ कि अगर कहीं पे यूँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो बेटा इसका मतलब पता है क्या होता है रियल में, इसका मतलब होता है x इक्वल टू 4 की पावर 1 अपॉन 2। पता है यहाँ जो भी पावर है ना वो उसके 1 अपॉन में जाएगी, तो 4 की पावर 1 अपॉन 2 करेंगे। अब 4 क्या होता है, 4 होता है बेटा 2 का स्क्वायर और उसकी पावर 1 अपॉन 2, तो 2 से 2 काट दे, इसलिए आंसर कितना आता है आपका 2 आता है। हमेशा बात याद रखना। इन द सेम मैनर में आपको एक चीज और करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स क्यूब इक्वल टू 8, एक्स क्यूब इक्वल टू 8, तो आप क्या कहेंगे सर इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा x इक्वल टू 8 की पावर 1 अपॉन 3, ये होता है इसका मतलब जो भी पावर है ना ये उसके 1 अपॉन में जाएगी। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो बच्चे भूल चुके हैं उनके लिए बताया। तो बेटा देखिएगा a का मतलब क्या जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब a पता लग गया मुझे, क्या a इक्वल टू k की पावर 1 अपॉन और 1 अपॉन में x, तो इसका मतलब रेसिप्रोकल के ऊपर पहुंच जाएगा। तो a कितना आ गया, k की पावर x, a आ चुका है k की पावर x। सिमिलरली मेरे पास b की पावर 1 अपॉन y, ये भी किसके इक्वल आएगा, k के, और इसको भी मैं कैसे लिखूंगा, दिस इंप्लाइज दैट b इक्वल टू k की पावर 1 अपॉन में 1 अपॉन y, रेसिप्रोकल के ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या आ जाएगा, k की पावर y। अब मैं c को डायरेक्ट लिख देता हूं बेटा, जैसे a पता लग गया, b पता लग गया, दिस इंप्लाइज दैट c इक्वल टू k की पावर कितना आ जाएगा, k की पावर z आ जाएगा। तो a तो आ गया k की पावर x, b आ गया k की पावर y, a तो आ गया k की पावर x, b आ गया k की पावर y, c आ गया k रेस टू द पावर z। अब मुझे तीन चीजें मिल गई, मुझे मिल गया कि k की पावर x, k की पावर y और k की पावर z। अब आपको देखिएगा बेटा सबसे ज्यादा मजा अब आने वाला है, अब आपका क्वेश्चन खत्म होने वाला है, अब आपको मजा आएगा। आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर ये ए बी सी जीपी में है तो इसका मतलब होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो बेटा जब मुझे b मिल चुका है, a मिल चुका है, c मिल चुका है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे जाके पुट कर दूं और अपना रिलेशन अप्लाई करूं। मुझे दे रखा है b स्क्वायर इक्वल टू ए सी, मेरा b कितना है बेटा, k की पावर y, मेरा b है k की पावर y, उसका क्या करना है, स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू ए सी, a इंटू सी, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। a कितना है, a दे रखा है k की पावर x, मल्टीप्लाई करना है किससे, c से, c कितना है बच्चों, k की पावर z। आप देखिए b स्क्वायर इक्वल टू ए सी, b तो है k की पावर y, उसका स्क्वायर करेंगे, और a है k की पावर x। बेटा हम जानते हैं पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, यहाँ आ जाएगा k की पावर 2y इक्वल टू, यहाँ बेटा दोनों का बेस सेम है, जब दो नंबर का बेस सेम हो बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है, तो हम लिखेंगे k की पावर x प्लस z। अब सबसे कमाल का रूल और हमारा क्वेश्चन ओवर, इधर और इधर बेस इक्वल हो चुका है, इधर भी k उधर भी k, और बीच में इक्वल टू आ चुका है। तो ऐसी कंडीशन में जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर भी इक्वल होती है, इसका मतलब x प्लस z किसके इक्वल आएगा, 2y के। दैट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन इफ x y z आर इन AP। अगर x y z AP में तो आंसर ये आना चाहिए, और मेरा आंसर ये आ चुका है और मुझे मजा आ चुका है। क्यों, क्योंकि मैं प्रूव कर चुका हूँ। ये हो गई मेरी कहानी भाइयों। ऐसे ही देखिएगा एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए, वो भी आपकी सरकारी किताब का ही है।
क्वेश्चन है भाइयों, इफ ए बी सी डी एंड पी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 23 है आपकी सरकारी किताब का। बच्चों ने पूछा था एक बार, इसलिए मैंने कहा कि यार चलो कोई ना, नेक्स्ट मेरी जब ये इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपके लिए क्वेश्चन जरूर लेके आऊंगा। इफ ए बी सी डी एंड पी, बहुत सारे नंबर दे दिए, कोई बात नहीं। इफ ए बी सी डी एंड पी आर डिफरेंट रियल नंबर्स, आर डिफरेंट रियल नंबर्स, सच दैट, जो सच बोलूंगा, सच बड़े अच्छे बोलता हूं मैं, मेरी आदत है, सच दैट, क्या सच दैट, डब्बे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डब्बा बंद, मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर, माइनस माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, -2 डब्बे में ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इंटू पी, प्लस नया डब्बा, उसमें लिख रहा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये कहा गया भाइयों मुझसे लेस देन इक्वल टू 0, मुझसे कहा गया है लेस देन इक्वल टू 0, देन शो दैट, क्या शो दैट, देखते हैं भाई क्या शो दैट। पहले तो बोला ए बी सी डी, 1 2 3 4 और 5, ये 5 जो हैं ये 5 डिफरेंट रियल नंबर है, और इस तरह से कि ये कंडीशन दे दी है, तो पहली बार तो बहुत सारे बच्चे देख के घबरा जाते हैं कि यार ये इतना लंबा चौड़ा क्या क्वेश्चन दे दिया, पता नहीं जाने क्या है, तो कई सारे तो वैसे होपलेस हो जाते हैं, लेकिन होना नहीं। शो दैट ए बी सी डी पी, ए बी सी डी पी आर इन जीपी। अब भैया अगर ये जीपी में है ना, तो इसका मतलब आपको एक बात तो अभी से समझ में आ जानी चाहिए भाई, पता है जो करना होता है ना भाई, करना क्या है, पहले उस पर फोकस करना पड़ता है कि अगर ये जीपी में है, मान लो अगर ये जीपी में है तो उससे हम क्या समझते हैं, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये जीपी में है ना, तो इससे एक चीज हम बहुत अच्छी समझते हैं, क्या, कि इनका कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए। कॉमन रेशियो मतलब मैं अगर बी को ए से डिवाइड करूं, बी अपॉन है, दैट शुड बी इक्वल टू सी अपॉन बी, सी अपॉन बी, एंड दैट शुड बी इक्वल टू डी अपॉन सी, दैट शुड बी इक्वल टू डी अपॉन सी, डी अपॉन सी, एंड दैट शुड बी इक्वल टू पी अपॉन डी, पी अपॉन डी। अगर ऐसा आ जाए ना मेरी जिंदगी में, अगर मेरी जिंदगी में कैसा आ जाए, बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन सी इक्वल टू पी अपॉन डी, तो मैं क्या कहूंगा भैया, यहाँ तो क्या है, आगे वाली टर्म को पिछली टर्म से डिवाइड करने पे आंसर सेम आ रहा है, मतलब रेशियो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये तो पांचों जीपी में है। तो पहले ये कंडीशन तो लाएं, उसके बाद कहेंगे कि ये जीपी में है, तो कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी सवाल में। पहले तो देखा बेटा इस तरह से, जब इस तरह से जब भी कुछ अजीब सा दे रखा हो ना, घबराना नहीं, डब्बा खोल दो, खोलो, खोलते ही काम हो जाएगा। ए स्क्वायर को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर पी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर पी स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, सी स्क्वायर पी स्क्वायर, माइनस 2ab माइनस 2ab माइनस 2ab, और पीछे बेटा p भी लगा हुआ है तो उसे भूलना नहीं, माइनस 2abp लिख दो, माइनस 2bcp bcp, माइनस 2cdp, और अब इस डब्बे को भी आजाद कर दो, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दिख रहा है ए स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है, और फिर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिख रहा है भाइयों 2abp, और यहाँ पे लिख रहा है मेरे दोस्तों बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मैं इन दो क्वांटिटी को, ए स्क्वायर पी स्क्वायर, एक तो ये वाली क्वांटिटी, और एक मेरा कहाँ गया माइनस 2abp माइनस 2abp, और एक है बी स्क्वायर, इन तीनों को अगर मैं एक साथ लेता हूँ, ए स्क्वायर पी स्क्वायर, इनको क्यों, देखिए बेटा यहाँ पे AP है और यहाँ पे ABP है, तो मुझे B वाली टर्म भी लानी पड़ेगी, तब जाके मेरा होल स्क्वायर बन पाएगा। ये ट्रिक है मेरी यहाँ पे इस क्वेश्चन में। मैंने क्या किया, ए स्क्वायर पी स्क्वायर
माइनस 2ab p, और मुझे यहाँ से हिंट मिला कि abp है ना, तो इसका मतलब ab और p इसी तरह की कोई कहानी, तो ap तो एक साथ आ गया, b वहां पे दिख रहा प्लस b स्क्वायर। अगर आप इन तीनों टर्म पे फोकस करें, अब अच्छे से समझना मेरे क्वेश्चन को, अगर आप इन तीनों टर्म पे फोकस करें तो आपको देखने से लगेगा कि ये AP माइनस बी का होल स्क्वायर बन चुका है। जिसे नहीं यकीन, मैं अभी आपके सामने इसको सोल्व करके दिखाता हूँ। ये जो है ये AP माइनस बी का होल स्क्वायर बन चुका है। किसी को लगता है कैसे, तो आप करके देख लीजिए। a स्क्वायर p स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय दीज टू वैल्यू। AP को b से करेंगे तो ABP a स्क्वायर p स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ABP। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा AP माइनस b का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये बात तो पहले आप सबको समझ में आ गई होगी। जैसे बेटा मैंने इसके बारे में बात करी, इन तीनों टर्म को एक साथ लेके प्लस, ऐसे ही मैं क्या करूंगा, उन टर्म को एक साथ लूंगा जहां से मुझे ये स्टेप मिल रही है BCP। तो BC वाला और P वाला, तो BP तो ये रहा और BP ये रहा। उसके बाद यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे C है, तो C वाली टर्म मैं लूंगा। तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा आपकी बार अगले डब्बे में B स्क्वायर P स्क्वायर माइनस 2 BCP माइनस 2 BCP माइनस 2 BCP, और साथ में प्लस का C स्क्वायर, ये आ गया प्लस का C स्क्वायर। इनको एक साथ लिया, फिर प्लस लगाऊंगा अगेन, ये लगाया, आपकी बार लिखूंगा C स्क्वायर P स्क्वायर, ये लिखा बच्चों C स्क्वायर P स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दूंगा CP वाली टर्म है, तो CP वाली टर्म मुझे और कहाँ पे नजर आ रही है, CP वाली टर्म मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। इसमें D है तो मैं D को यहाँ लेके आऊंगा, माइनस 2 C D P और प्लस में D स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, ये लिख दिया। जैसे इसको लिखा था मैंने AP माइनस B का होल स्क्वायर, सिमिलरली मैं इसको क्या लिखूंगा बच्चों, आपको समझ में आएगी क्योंकि मेरी कहानी BP माइनस C का होल स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिखूंगा बेटा, इसको लिखूंगा मैं यहाँ पे CP माइनस D का होल स्क्वायर, ये लिख दिया हमने इसको CP माइनस D का होल स्क्वायर। इसको तो लिख दिया AP माइनस B का होल स्क्वायर, इसको लिख दिया बच्चों हमने BP माइनस C का होल स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया CP माइनस D का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लेस देन इक्वल टू 0, ये लिख दिया भाई मैंने लेस देन इक्वल टू 0। अब आप मेरी एक बात समझना, आपको जिंदगी का मजा आ जाएगा, आप कहेंगे कि हाँ सर अब आइए कहानी। भाई पहले तो आपको इतना समझ में आना जरूरी है, और ये कुछ नहीं किया मैंने कमाल, मैंने सिर्फ इतना सा किया कि ये जो डब्बे के बाहर P स्क्वायर था, इससे इस डब्बे को मल्टीप्लाई कर दिया, सेम काम यहाँ किया, और वहाँ पे तो बेचारा डब्बा बहुत सीधा था, उसे डब्बे से आज़ाद कर दिया। फिर ये जो मुझे टर्म्स मिली ना, तो यहाँ पे बेटा मैंने क्या किया, मैंने मेरी प्रीवियस नॉलेज जो मैंने 9th में यूज़ में ले रखी है कि बेटा मुझे क्या करना है, उन तीनों टर्म को एक साथ करना है जिन पे आइडेंटिटी लग रही है। इन तीनों पे लग रही थी, इन पे लग रही थी, इन पे लग रही थी, और जो आइडेंटिटी लग रही थी बड़ी सीधी है, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, A माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप देखिएगा बेटा यहाँ से मजा आएगा। अब ये एक इनइक्वलिटी डेवलप हो चुकी है, ये आपको क्या आंसर देने वाली है, एक नंबर कि ये पहला नंबर उसका स्क्वायर, दूसरा नंबर उसका स्क्वायर, 3 नंबर के स्क्वायर का सम, 3 नंबर के स्क्वायर का सम यहाँ पे क्या दे रहा है, लेस देन इक्वल टू 0। तो बेटा मैं तो एक बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि कभी भी स्क्वायर 0 से छोटा तो कभी भी नहीं हो सकता। अगर मान लो ये कुछ भी होता है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, इसकी भी 0 हो सकती है, इसकी भी 0 हो सकती है, तो मेरा मिनिमम आंसर तो 0 आएगा, उससे छोटा तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि इसका आंसर आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका भी आंसर आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका भी आंसर आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारे हिसाब से तो ऐसा होता है कि इनका आंसर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ की इनइक्वलिटी क्या कह रही है, लेस देन इक्वल टू 0। तो एक ही कंडीशन मैच खा रही है कि आंसर 0 के बराबर हो सकता है, क्योंकि 0 से छोटा तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसने तो ये कहा है, हम ये कहते हैं, तो भैया इसका मतलब हमारे दोनों में बीच में कंडीशन कॉमन कौन सी है, कि मिनिमम कंडीशन क्या हो सकती है कि ये क्वांटिटी भी 0 के बराबर हो, ये भी 0 के बराबर हो, और ये भी 0 के बराबर हो, तब जाके तीनों का सम क्या आएगा, 0 आएगा। तो मैं इसी को मान के काम करता हूँ, और मैं लिखता हूँ AP माइनस B इक्वल टू 0। ये 0 हो सकता है, उससे छोटा कभी भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहाँ से आंसर आ गया, AP की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी, B। देखिएगा AP माइनस B इक्वल टू 0, यहाँ से AP की वैल्यू आ गई बच्चों मेरे पास कितनी, B। इसके बाद आ जाइए यहाँ से हम लिखेंगे BP माइनस C इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे भाइयों BP की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से BP की वैल्यू आ गई C।
अब देखना यहाँ पे भी P मिल रहा है, वहां पे भी P मिल रहा है, इसलिए मैंने थोड़ी सी देर का वेट किया था आपको समझाने के लिए। यहाँ से P निकाल दूंगा, यहाँ से P कितना आएगा B अपॉन है, यहाँ से P निकाल दूंगा, यहाँ से P कितना आएगा C अपॉन B। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ से CP माइनस D इक्वल टू 0। तो यहाँ से CP कितना आएगा मेरे भाइयों, CP आएगा मेरे पास D। तो यहाँ से भी P निकाल दूंगा, कितना आएगा D अपॉन C। तो यहाँ से देखिए P की वैल्यू आ रही है B अपॉन है, यहाँ से P की वैल्यू आ रही है C अपॉन B, और यहाँ से P की वैल्यू आ रही है बच्चों D अपॉन C। तो मुझे एक बड़ा शानदार और बहुत मजेदार रिजल्ट मिल चुका है, बहुत ही कमाल का, कि यहाँ से P इतना है, यहाँ से P इतना है, यहाँ से P इतना है। इसका मतलब ये तीनों रेशियो क्या आएंगे मेरे भाइयों, इसका मतलब ये तीनों रेशियो क्या आने चाहिए, ये तीनों रेशियो मेरे पास क्या आएंगे, तीनों रेशियो इक्वल आएंगे। इसका मतलब B अपॉन A इक्वल टू C अपॉन B इक्वल टू C अपॉन B, और इक्वल टू क्या आ गया, इक्वल टू में आ गया मेरे दोस्तों D अपॉन C, इक्वल टू में आ गया मेरे पास बच्चों D अपॉन C। तो ये मेरी कहानी हो गई बेटा यहाँ पे क्लियर। ये देखिए B अपॉन ए किसके इक्वल आना चाहिए, C अपॉन B के, और C अपॉन B किसके इक्वल आना चाहिए, D अपॉन C के, और वो किसके इक्वल आएगा P अपॉन D के। तो तीनों रेशो बराबर आ चुके हैं कि B अपॉन ए C अपॉन B के और वो D अपॉन C के। इसका मतलब ये सारे रेशो आपस में क्या हो चुके हैं, ये सारे रेशो आपस में मेरे भाइयों क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। और अगर रेशो इक्वल आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि यार ये नंबर किस में है, ये नंबर जीपी में। तो इस तरीके के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे आपके पास, जिनमें एपी और जीपी के कॉमन कॉन्सेप्ट काम में आ रहे थे। ठीक है बेटा, अब कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, अगर आपको मुझसे वो पूछने हैं बेटा तो आप एक काम करिएगा, आप कमेंट करिएगा कि कौन से क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है। अपन उनको नेक्स्ट टाइम बिल्कुल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब मैं अगले लेक्चर में आपके लिए जो स्पेशल सीरीज जो है, जिनमें एपी जीपी से हट के जो दूसरे कॉन्सेप्ट काम में आते हैं वो लेके आऊँगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिनमें आपको ऐसा लगेगा कि डायरेक्ट एपी और जीपी तो नहीं है, लेकिन कभी माइनस करने पे या कभी कुछ करने पे आपको पता लगेगा कि वो एपी आ रही है। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।